हेलो। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं एसएससी जेईएन में, और अभी आरवीपीएनएल का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। सर्किट एनालिसिस का ये क्वेश्चन है। इसमें एक अपन को सर्किट है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें तो करंट सोर्स लग रखे हैं। एक तो ये 10 एम्पियर का जो फोटोक्रॉप हो रखी है सबसे साइड में, और ये जो सेकेंड लास्ट लग रखा है एक 5 एम्पियर का। अपन से ये जो V1 वोल्टेज दे रखा है वन ओम रजिस्टेंस के अगेंस्ट, अपन से इसमें पूछा है कि इसमें वोल्टेज कितना होगा इस रेजिस्टेंस के अराउंड। तो अपन को ध्यान में रखने वाली बात यह है कि जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन आए तो अपन को ये सोचना है कि या तो ये किरचॉफ करंट लॉ से होगा या किरचॉफ वोल्टेज लॉ से होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। जैसे मुझे जो सबसे बेस्ट लगता है ऐसे वाले क्वेश्चन में, तो मैं किरचॉफ करंट लॉ ही लगाता हूँ। अब देखिए आप, मैं इसको सॉल्व कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो अपन को ये देखना है कि दिस प्रॉब्लम इज इजीली सॉल्व बाय केसीएल। ये जो मैंने लिखा है आप पढ़ सकते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने सारी चीज़ें लिख भी दी है। ठीक है। अब केसीएल क्या स्टेट करता है, केसीएल लॉ है क्या, किरचॉफ करंट लॉ, या मैं इसको बोलता हूँ नोडल एनालिसिस भी होता है। ये बोलता है कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट एंटरिंग अ नोड इज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट लीविंग द नोड। मतलब कि अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, जितना अमाउंट ऑफ करंट एंटर करेगा उतना ही अमाउंट ऑफ करंट लीव करेगा। तो अपन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। जैसे आप इसमें देख पा रहे होंगे कि I3 और I1 करंट जो है वो एंटर कर रहा है, तो उसको मैंने एक तरफ लिख दिया I1 प्लस I3, वो इक्वल्स टू होगा जो लीव करेगा। लीव कौन सा कर रहा है, I2 और I4। तो इस बेसिस पे अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और फिर एक क्वेश्चन सवाल और ये उठता है कि नोड क्या होती है। अब नोड में आपको बता दूं कि जैसे मैं सर्किट में आपको बताता हूँ, नोड वो वाले पॉइंट है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही है। ठीक है। अभी आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, तो मैं जब मैंने नोड मार्क कर रखी है तो मैं तब आपको बताऊंगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये नोड के बारे में भी लिख दिया, वेयर 2 और मोर ब्रांचेस मीट। तो चलिए अपन सर्किट को क्या एनालाइज करते हैं। जैसा कि अपन ने बोला, अपन इसको सॉल्व करेंगे केसीएल पे। ठीक है। अब केसीएल पे अपन को सबसे पहले करंट मार्क कर लेना है कि कौन सा करंट तो एंटर हो रहा है और कौन सा करंट लीव हो रहा है। अब दूसरी बात मैंने बोली थी नोड की। ठीक है। अब मैं आप जैसे इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, मैंने एक V1 नोड मार्क करी है। ठीक है। ये इसको मैंने नोड मार्क क्यों करी, क्योंकि यहाँ पे 3 ब्रांचेस मिल रही है। एक ब्रांचेस से तो I1 करंट आ रहा था, और एक से I2 जा रहा था, और दूसरा I3। ठीक है। और ऐसे ही एक ब्रांच मैंने मार्क कर ली VX, एक नोड मार्क कर ली VX। यहाँ पे भी 3 करंट देख सकते हैं आप, I3, I5 और I4। ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं क्लियरली, एक तो 2 ओम वाली ब्रांच मिल रही है, एक 4 ओम वाली ब्रांच मिल रही है, और एक ये वाली ब्रांच मिल रही है जो I5 है। ठीक है। तो ये भी क्या है, नोड है। ठीक है। अब इसमें दूसरा अपन को ये करना पड़ता है, जो सबसे नीचे वाली लाइन है जिसको मैंने अर्थिंग की हुई है। ठीक है। अब अपन को पता है मैंने यहाँ पे अगर अर्थिंग की है तो यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, 0। ठीक है। अब अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि ये जो 10 एम्पियर वाली आप ब्रांच देख रहे होंगे, सबसे पहली है। ठीक है। उससे करंट जा रहा है, वो निकलेगा। ठीक है। निकलेगा एक ही रास्ता है उसके पास। ये I1 करंट मैंने नाम दे दिया। ठीक है। ये I1 करंट यहाँ V1 के अंदर जा रहा है। ठीक है। अब यहाँ से V1 से करंट के पास 2 रास्ते हैं। एक तो ये 1 ओम में जाएगा, तो एक करंट तो इधर की तरफ चला जाएगा, तो उसको मैंने नाम दे दिया I2। एक करंट इस वाले रास्ते से जाएगा 2 ओम वाले रास्ते, तो इसको मैंने नाम दे दिया I3। अब ये I3 करंट ही जाएगा और घुसेगा किसमें, VX वाली नोड में। ठीक है। VX से भी फिर 2 रास्ते बच रहे हैं, एक तो 4 ओम वाली में, तो I4 करंट उधर निकल गया, और दूसरा ये इधर I5 निकल गया। ठीक है। ऐसे करके मैंने मार्किंग कर लिया। अब I5 के बाद भी एक तो ये I5 इधर से ही निकल रहा है जो 5 एम्पियर, इसने डायरेक्शन भी दे रखा है। ठीक है। और दूसरा ये I6। अब आपने सोचा होगा ये 10 एम्पियर करंट का जो डायरेक्शन है, जो सबसे पहली आप नोड देख रहे हैं, सबसे पहला जो करंट सोर्स देख रहे हैं 10 एम्पियर वाला, उसका डायरेक्शन इन्होंने खुद ही दे दिया कि ऊपर की तरफ से। वैसे ही ये 5 एम्पियर वाले का डायरेक्शन इन्होंने खुद ही दे दिया नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब अपन यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाने की कोशिश करते हैं। नोडल एनालिसिस बोल दूँ या फिर मैं बोल दूँ किरचॉफ करंट लो। तो फिर मैं देखो, अप्लाइंग KCL एट पॉइंट ऑफ वोल्टेज V1 एंड VF। अपन KCL अप्लाई करने वाले हैं, एक तो V1 पे और दूसरी VX पे। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले मैं लगाता हूँ एट नोड 1, मतलब जो V1 नोड थी। अब अपन ने यहाँ पे वापस से सर्किट पे आते, मैंने क्या बोला था, अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग द नोड इज इक्वल्स टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग द नोड। आप देख सकते हैं कि I1 करंट तो एंटर कर रहा है। ठीक है। और दूसरा I2 और I3 लीव कर रहा है। तो मैं इसको सिंपल से ऐसे लिख सकता हूँ कि I1 इक्वल्स टू I2 प्लस I3। अब अपन को इन करंट्स को लिखना है वोल्टेज के फॉर्म में। तो अपन सिंपल सा अपन जानते हैं कि वो करंट इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रजिस्टेंस। तो अपन सिंपल सा लिख सकते हैं। अब I1 के लिए अपन को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि I1 तो अपने पास पहले ही है 10 एम्पियर। ठीक है। और कोई रास्ता और कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो है नहीं, तो पूरा का पूरा करंट ही है I1।
तो इसको तो सिंपल सा अपन लिख देते हैं 10 एम्पियर, ठीक है। फिर दूसरी अपन बात करते हैं I2 की। अब I2 को अपन क्या लिखेंगे, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में। तो I2 करंट अपन यहाँ देख सकते हैं कि V1 वोल्टेज और 1 ओम रेजिस्टेंस है, तो अपन क्या लिख देंगे इसको, V1/1। सिंपल सी बात, ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने लिख दिया इसको I2 को, ये जो I2 था इसको लिख दिया मैंने V1/1। अब बात आती है I3 की। देखिए I3 कैसे लिखे, I3 में थोड़ा सा देखने वाली बात है। ये वापस अपन सर्किट पे आते हैं। I3 ये रहा करंट, आप देख रहे हैं 2 ओम रेजिस्टेंस से निकल रहा है। अब I3 के लिए लिखने के लिए मुझे यहाँ पे I3 जो ब्रांच है, I3 जो करंट है उसमें 2 ओम रेजिस्टेंस लग रखा है। अब इसमें V1 वोल्टेज भी और Vx वोल्टेज भी है। तो अब मैंने इसको लिखा है V1 माइनस Vx/R, मतलब V1 माइनस Vx/2, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि मैंने इसको V1 माइनस Vx क्यों लिखा, मैंने इसको Vx माइनस V1 क्यों नहीं लिखा। देखो मैंने इसको V1 माइनस Vx इसलिए लिखा है क्योंकि अपन जानते हैं करंट हमेशा चलता है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज से। तो यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि हाई वोल्टेज कौन सा हुआ, जहाँ से चल रहा है, तो V1 से बह रहा है, तो V1 हाई वोल्टेज है, इसलिए मैंने V1 माइनस Vx लिखा, ना कि Vx माइनस V1। आप इसको देख सकते हैं, मैंने ये पहली इक्वेशन बना ली, ये लिखा V1 माइनस Vx/2, ठीक है। मैंने ये वाली लिख भी दिया, वी राइट V1 माइनस V2 बिकॉज करंट फ्लो फ्रॉम हाई वोल्टेज टू लोअर वोल्टेज, दैट इज V1 इज ग्रेटर देन V2। फिर अपन ने सिंपल सा कोई एलसीएम वगैरह लेके एक इक्वेशन बना ली, 3V1 माइनस Vx इक्वल्स टू 20। इसको मैंने इक्वेशन नाम दे दी फर्स्ट। अब वापस से अपन आते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे या फिर नोडल एनालिसिस लगाएंगे अपन Vx पे। अब Vx से भी आप देख रहे हैं I3 जो करंट है वो तो एंटर कर रहा है, और I4 और I5 लीव कर रहा है। I5 फर्दर I5 भी फर्दर इधर I5 इधर चला जा रहा है, और एक ये I6 है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, I3 इक्वल्स टू I4 I5 प्लस I6, ठीक है। यही मैंने इसको लिख दिया। ये देखिए आप यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा I3 इक्वल्स टू I4 प्लस I5 प्लस I6 लिखना मैं यहाँ पे थोड़ा भूल गया हूँ, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ I3 अपन ने पहले निकाल रखा है, V1 माइनस Vx/2। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, ये V1 माइनस Vx/2। वापस से वही वोल्टेज करंट को अपन को I3 को किसकी फॉर्म में लिखना है, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की फॉर्म में, V/R, ठीक है। वैसे ही अपन Vx लिख सकते हैं, अब सॉरी I4 लिख सकते हैं। I4 को क्या लिखेंगे, Vx/4, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे भी तो वोल्टेज है, लेकिन यहाँ का वोल्टेज तो 0 है, तो सिंपल सा Vx माइनस 0 वो सिंपल सा Vx ही होता है, तो इसको लिख दिया मैंने Vx/4। वैसे ही I5 डायरेक्शन क्या लूँगा, अपन को दिया हुआ है 5 एम्पियर, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, अपन डायरेक्ट सिंपल सा 5 लिख सकते हैं क्योंकि करंट ही दिया हुआ है, वोल्टेज तो है नहीं यहाँ पे वोल्टेज तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वोल्टेज ड्रॉप नहीं करेगा। फिर तीसरा करंट आता है I6 को अपन क्या लिख सकते हैं, Vx/4। यही सारी चीज़ें देखिए मैंने यहाँ पे लिख दी है, ये लिखिए V1 माइनस Vx/2, I3 के लिए, I4 के लिए Vx/4, और I5 सिंपल सा अपन को करंट ही गिवन था और डायरेक्शन भी गिवन थी उसकी, तो अपन ने जो मार्क किया उसी डायरेक्शन में, तो अपन ने I5 लिख दिया, प्लस जो I6 था उसको मैंने लिख दिया Vx/4, जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था। फिर वापस से सिंपल लेके मैंने इक्वेशन 2 बना ली। फर्स्ट इक्वेशन ये थी और सेकंड इक्वेशन ये थी। जितने वेरिएबल होते हैं उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। 2 वेरिएबल है V1 और Vx, और 2 ही इक्वेशन है, तो दोनों की वैल्यू अपन फाइंड कर सकते हैं। सिंपल सा जो अपन ने 10th में सीखा है, कोफिशिएंट को इक्वल करके, जैसे अपन को Vx को एलिमिनेट करना था, अपन को फाइंड करना था V1, तो मैंने क्या किया कि मैंने Vx को एलिमिनेट करने की सोचा, दोनों के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने की सोचा। Vx यहाँ पे 4 था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, Vx का कोफिशिएंट वहाँ पे 1 था तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 12V1 माइनस 4Vx इक्वल्स टू 80 आ गया। ये आ गया 2V1 माइनस 4x इक्वल्स टू 20, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व किया तो 10V1 इक्वल्स टू 60 आ गया और V1 आ गया 6। तो ये हो गया सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन अपना सॉल्व। देखिए मेरे पास मैंने जो ये चैनल बनाया है इसमें और भी सारी प्लेलिस्ट है, जैसे कि अभी RVPNL में आने वाला है, 12th क्लास की मैथ्स भी आने वाली है, तो मैंने उसी के भी नोट्स वगैरह डाल रखे हैं, बहुत ही सिंपल से। आप अगर एक बार देखेंगे तो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। दूसरी बात GK वगैरह भी डाल रखी है, तो प्लीज़ आप एक बार चैनल ज़रूर विजिट कर लें, और मैं इसमें जो है रेगुलर क्वेश्चन अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू।